अम्मा, आज खाने में क्या पक्का है? दिल पक्का है। हाय अम्मा, क्यों घर में आते ही दिल जला देती हो? आज तुम क्यों लेट आई हो नूरी? अम्मा, वो मेरी दोस्त है ना सबा, उसका भाई अमेरिका से आ रहा है, तो सबा मुझे अपने साथ मार्केट ले गई थी शॉपिंग करने। नूरी, तुझे 1000 बार बोला है तेरे बाबा को नहीं पसंद, तू मार्केट मत जाया कर। बस अम्मा, बाबा ने हमें पाबंदियों के सिवा दिया ही क्या है? बाजी की शादी की उम्र निकल गई, लगता है मेरा भी यही हाल होगा। नूरी, अपनी जुबान बंद रख, हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। बस अम्मा, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी। नूरी, तेरी बहुत जुबान चलने लगी है। सही कहते थे सब कि इसे कॉलेज ना भेजो, खराब हो जाएगी। खैर अम्मा, तू नाराज ना हो और मुझे खाना दे। एक बार फिर मैंने अम्मा को बातों में लगाकर गुस्सा भुला दिया। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई शादी करके अलग घरों में जा चुके थे और मेरे अब्बा एक जागीरदार के मुंशी थे और मेरे अब्बा की तनख्वाह में मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। अम्मा, मुझे नया सूट दिलवा दो। प्यारी अम्मा, मैं सबसे छोटी थी तो अम्मा मेरे लाड उठाती थी। मेरी बड़ी बहन कंवारी थी तो उससे छोटी का रिश्ता खाला के बेटे से तय हो चुका था। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई सूट की? वो सबा का भाई आ रहा है तो उनके घर फंक्शन है और मुझे भी जाना है। कोई जरूरत नहीं जाने की, तेरा अब्बा नाराज होगा। देखो अम्मा, जाना तो है मैंने हर हाल में। अगर तू अब्बा को नहीं बताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा? वो तो रात को 1 बजे घर आता है। सबा, अम्मा को क्यों इतना तंग करती हो? बाजी, क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है? इतनी बड़ी दावत है। अच्छा, कल चलना मेरे साथ बाजार। अम्मा राजी हो गई और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं कॉलेज नहीं गई, अम्मा के साथ बाजार गई। पर्पल सिल्क का सिंपल सूट लिया और साथ गोल्डन दुपट्टा जिस पर खूबसूरत लैस लगी थी। बाजी ने सिलाई किया और मैं 20 मर्तबा पहनकर चेक कर चुकी थी। इतनी गुर्बत में भी इतनी हसीन थी, देखने वालों की एक बार निगाह रुक जाती थी। खैर, मैं सबा के घर जाने के लिए तैयार हुई। पर्पल सूट में मैं और भी हसीन लग रही थी। जब मैं सबा के घर पहुंची तो हर शख्स की निगाह मुझ पर थी। मैं समझी मैं अजीब लग रही हूँ। वो तो सबा मेरे पास आई और बोली, ये ड्रेस कहाँ से लिया और आज तो कयामत लग रही हो। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गई। सबा ने कहा, उठो और सारे इंतजामात देखो, भाई आने वाले हैं। क्यों, आए नहीं अभी? नहीं, आ चुके हैं, अंदर हैं। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो हाल में अंधेरा था। मैं किसी से टकरा गई, उसने मुझे पकड़ लिया। अचानक से लाइट आ गई। सामने एक खूबसूरत जवान था जो मेरी तरफ देखी जा रहा था। मैं बोली, कौन हो तुम? ओह सॉरी, मैं शर्जील, अभी अमेरिका से आया हूँ। तो आप हैं सबा के भाई? जी। और आप? मैं सबा की कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, तो आप नूरी हैं? जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? सारा दिन फोन पर नूरी नामा सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। सबा भी आ गई। यार नूरी, यहाँ खड़े हो? अच्छा, तो शर्जील भी यहाँ पहुंच चुके हैं। नूरी, ये मेरा भाई है। जी, तारुफ हो चुका। आज सबा भी ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वहां जितनी देर रही, शर्जील की आंखों का हजार मेरे गिर्द रहा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सारी तवज्जो शर्जील की तरफ ही रही। पर वहां और भी बहुत सी निगाहों ने मुझे बगौर देखा। अगले दिन मेरे अब्बा को जागीरदार मिलने आया और पता नहीं ऐसा क्या कहा कि अब्बा बहुत उदास थे और अम्मा से बोले, शादी की तैयारियां करो। ये नहीं बताया किसकी। उस एक हफ्ते में शर्जील मुझसे मोहब्बत का इजहार भी कर चुके और मैं तो अपनी ही हवाओं में उड़ रही थी। नूरी, ये ले पकड़, तेरे लिए शर्जील भाई ने ये गिफ्ट भेजे हैं। कॉलेज आते ही सबा ने मेरे हाथ में एक बड़ा सा शॉपर पकड़ा दिया। मैं खुश हो गई। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो मुझे दिल से अपनी भाभी बनाने को तैयार थी। सबा का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में हो चुका था और लड़का भी बहुत अच्छा था। कभी कभी मुझे और सबा को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। मैं मिडिल क्लास से भी नीचे, शायद गरीब घर की लड़की, सब कुछ भूलकर आगे ही बढ़ रही थी। घर में दाखिल होते ही सामने अम्मा से ही टाकरा होता। वो बाहर चूल्हे में बैठी होती। नूरी, क्या पकड़ रखा है हाथ में? अम्मा, वो सबा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। हाँ, सबा तो जैसे बस तेरे लिए ही शॉपिंग करती है। तेरे बाप को जिस दिन पता चला वो मार डालेगा। मैंने जोर से कहकहा लगाया, कौन बताएगा बाबा को? नूरी, अब तेरे बाबा की बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे चोंचले उठाए। वो सामान जो मुझे शर्जील ने दिया था, वो मैंने खोला तो उसमें एक खत निकला जिस पर शर्जील ने एक होटल का एड्रेस दिया था कि कल तुमने कॉलेज नहीं जाना, यहाँ मुझसे मिलने के लिए आना है। मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने साथ ये भी बोला कि अगर तुम ना आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है।
شرجیل کی یہ بات سن کر اگلے دن بہت ڈری ڈری میں اس ہوٹل کے پاس پہنچی، کیونکہ میں کسی بھی صورت شرجیل کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو کوئی امیر لڑکا ملا تھا، اب تو اس غربت سے میں تنگ تھی۔ جب بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا اور پیدل گرمی کے دنوں میں کالج جانا پڑتا تھا۔ جب میں ہوٹل کے پاس پہنچی تو شرجیل مجھے ساتھ لے کر ہوٹل کے اندر ایک روم میں لے گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، میری سانسوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ویسے تو میں بہت تیز، چالاک اور چلبلی سی تھی، پر یہاں میرے حواس اڑ چکے تھے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایک مرد کے ساتھ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو میری کتاب تھی اسی کو دیکھی جا رہی تھی۔ کاش میں نہ آتی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک شرجیل نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے میری اس حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور مسکرائی جا رہا تھا۔ کیا ہوا نوری، اس قدر کیوں گھبرا رہی ہو؟ پورا روم خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بہت ڈر کر بولی۔ وہ میری طرف بڑھا تو اس کے ہر قدم کے ساتھ میں اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا بھاگ جاؤں۔ نوری، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ اوپر کیا۔ میرے پسینے نکل رہے تھے، میں چپ رہی۔ دیکھو نوری، وہ یہ بولتے ہوئے بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں تھوڑی دور ہونے لگی تو شرجیل نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نوری، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز شرجیل مجھے جانے دو۔ نہیں شرجیل، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہو۔ شرجیل زور سے چیخا، تم کیسی لڑکی ہو اور میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوں؟ میں غریب ضرور ہوں، دولت کی خواہش رکھنا کوئی جرم نہیں، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ کاش نوری تم مجھے بھی جانتی ہوتی۔ میں اور تم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں ایک ساتھ ہیں، اگر میں ہوس کا پجاری ہوتا تو اب تک تمہیں نوچ چکا ہوتا۔ پاگل، میں تو عشق کر بیٹھا ہوں تم سے، وہ بھی پہلی نظر میں۔ یہ سادگی، یہ حیا مجھے باہر کی دنیا میں نظر نہیں آئی۔ مجھے تو ایک ایسی لڑکی کی خواہش تھی جس کے سر پر دوپٹہ ہو، جس کی آنکھوں میں حیا اور سادگی میں بھی قیامت لگتی ہو۔ شرجیل کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرجیل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تم نے مجھے ہوٹل میں ملنے کیوں بلایا؟ تاکہ باہر تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، محفوظ جگہ سمجھ کر بلایا تھا۔ سوری شرجیل، مجھے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ میں سمجھی آپ باہر کی دنیا سے آئے ہیں تو آزاد سوچ کے مالک ہوں گے۔ نہیں نوری، جیسے سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ویسے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شرجیل ایک سمارٹ اور خوبصورت نوجوان تھا، جیسے مرد کے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک پھول جیب سے نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے مسکرا کر رکھ لیا۔ وہ میرے اور قریب ہوا تو میں شرما کر پیچھے ہو گئی۔ شرجیل چلے۔ نہیں نوری، تمہاری کالج کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے، میں کالج سے صبا کو لوں گا، ہم دونوں تمہیں گھر ڈراپ کریں گے۔ اب بتاؤ نوری، میں کب رشتہ لے کر آؤں اور اپنی پگلی کو لے جاؤں؟ شرجیل، کیا یہ سچ ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نہیں نوری، یہ سچ ہے۔ چونٹی کاٹوں؟ ہا 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 ہا۔ میں بہت زور سے ہنسی۔ اچھا، میں پہلے اپنی اماں سے بات کر لوں پھر۔ بس نوری یاد رکھنا، تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ پاگل دیوانہ مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے، ایسی باتیں مت کرو۔ دل میں سوچ رہی تھی، آج گھر جاتے ہی آئینہ دیکھوں گی، کیا میں سچ میں اتنی حسین ہوں؟ نوری، میری آنکھوں میں دیکھ لو، آئینے کی کیا ضرورت؟ جی کیا بولے؟ میں سمجھی نہیں۔ آئینہ دیکھنے کا سوچ رہی ہو نا؟ میں حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ دیکھ لو پھر۔ خیر، پل بھر میں گھنٹوں گزر گئے۔ کالج سے چھٹی کا ٹائم ہوا تو ہم نکل پڑے۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہر شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویٹر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ ایک کالج کا یونیفارم میں لڑکی گھنٹوں بعد ایک روم سے نکلی۔ ہر شخص کی نگاہ مجھے سوالیہ لگ رہی تھی۔ عام کپڑوں میں اگر ہوتی تو کسی کو کیا پتا ہوتا، اب تو صاف پتا چل رہا تھا۔ شرجیل، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کسی کی پرواہ مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں گاڑی میں فرنٹ پر بیٹھی تھی۔ کالج گاڑی کے سامنے رکی تو جھٹ سے صبا گاڑی میں پیچھے آ کر بیٹھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ واہ میری ہونے والی بھابھی، آج تو اور بھی حسین لگ رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ آج میرا بھی یہی حال تھا۔ میں سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ خیر، شرجیل وہاں سے ہمیں آئس کریم کھلانے لے گیا۔ کافی دیر ہو گئی۔ گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں تھی اور آج تو بابا بھی گھر پر تھے۔ ان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اماں بول رہی تھی کہ پہلا حق ہماری بڑی بیٹی کا ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ ہماری بیٹی کا گھر بس جائے گا۔
अब्बा चीखे, चाहे इज्जत का जनाजा निकल जाए। मैं और भी सुनना चाहती थी, मुझे और समझ नहीं आया, बस ये मेरा आखिरी फैसला है, अब्बा बोल रहे थे। अम्मा रोती हुई बाहर आई तो सामने मैं थी। नूरी कहाँ मर गई थी, इतनी देर से क्यों आई? अम्मा ने मुझे थप्पड़ रसीद किया। अम्मा वो सबा सबा सबा, कान पक गए हैं मेरे। आज तेरा बाप जल्दी घर आ गया है, जा अपने कमरे में, तेरे बाप ने तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। अम्मा की मार के बाद मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। बाजी वहीं बैठी कपड़े सिलाई कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, नूरी कहाँ थी अब तक, आज इतनी देर क्यों करती? बाजी अब आप भी तफ्तीश करेंगी? मैं रोना सा मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। बाजी मेरे लिए पानी ले आई। मैं अभी पानी पी ही रही थी कि अम्मा अब्बा मेरे पास आए। अब्बा आते ही बोले, आज रात को तुम्हारा निकाह है, जो भी तैयारी करनी है कर लो, 10 बजे रुखसती है तुम्हारी। मैं हैरत से ऊपर देखने लगी, मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अम्मा ये अब्बा क्या बोल रहे हैं? जो तुमने सुना है। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, पहले उनकी शादी करें। अब्बा जोर से बोले, मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम कॉलेज के नाम पर जो कुछ करती फिर रही हो मैं सब जानता हूँ। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। चले अगर आप मेरी शादी करना भी चाहते हैं तो जिसके साथ मुझे देखा है उसी के साथ कर दे। कभी नहीं, अब मैं जुबान दे चुका हूँ। 7 बजे गाड़ी आएगी तुम्हें ले जाने के लिए, तैयार रहना, किसी मेकअप वाले के पास ले जाने के लिए। नहीं अब्बा, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन ले। मैं मर तो सकती हूँ पर ये शादी नहीं कर सकती। मेरी हिचकी बन गई और मैं सिसकियों में रोने लगी। अम्मा भी मेरे साथ रो रही थी। नूरी के अब्बा, अभी भी वक्त है, बड़ी बेटी को ब्याह दो, नूरी अभी बहुत छोटी है। नूरी की अम्मा, खबरदार, मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी इसी की होगी, वरना किसी दिन ये मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। मैं अपनी जिद पर कायम थी। बाहर 1 घंटे से गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैं रो रो कर अधमुई हो चुकी थी। हम मशरकी लड़कियों को अक्सर ये ताना दिया जाता है कि ये मजबूरी का ड्रामा करके बेवफाई कर जाती हैं, पर तुम्हें क्या पता, जब बाप की पगड़ी बेटी के पाँव में फेंक दी जाती है तो बेटी के पास उस पगड़ी को उठाकर बाप के सर पर बांधने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। कैसे कोई बेटी बाप की पगड़ी पर पाँव रखकर आगे बढ़ सकती है? और जब मेरे बाप की हर बात से मैंने इनकार कर दिया तो अब्बा ने अपनी पग उतारकर मेरे पाँव में फेंक दी। सुर्ख सूजी हुई आंखों से उठी और बाप के सर पर वो पगड़ी रख के मैं एक जिंदा लाश की तरह बाहर की जानिब चल दी। लगता था अभी सांसें रुकने को हैं। बाजी ने मेरे सर पर चादर दी और खुद भी साथ चल दी। इतनी लंबी गाड़ी से एक खातून निकली और बोली, मालकिन आए बैठे। उस गाड़ी का दरवाजा खोला, मैं और बाजी बैठ गए। मैं अभी तक अपने कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही थी। मैं गाड़ी में रो रही थी और अपने हाथों की तरफ देख रही थी। उन हाथों में अभी भी शर्जील की खुशबू थी, उन फूलों की महक अभी भी मुझ में बाकी थी। आज ही इब्तिदा हुई और आज ही इंतहा। मेरे रब, अगर हमारा मिलना नसीब में नहीं था तो ना मिलवाते। वो वादे जो मैं आज शर्जील से करके आई थी सारे एक पल में तोड़ दिए। सारे रास्ते में गाड़ी में इन्हीं सोचों में गुम। आंसू थे कि बरसात, मेरी सारी गोद भीग चुकी थी। कैसे हो पाऊंगी मैं किसी और की? जब शर्जील सुनेगा तो क्या होगा उसका? और इतनी सी देर में हम पार्लर पहुंच गए, जहां फौरन मेरी तैयारी शुरू करवा दी गई। मैडम प्लीज रोना बंद करें, मेकअप खराब हो जाएगा। नूरी बस कर मेरी बहन, और कितना रोएगी? बाजी मैं नहीं जीना चाहती। नूरी तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। जेवरात में लाद दिया मुझे बाजी। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी शादी हो किससे रही है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है नूरी, तुम्हें दौलत बहुत पसंद है ना? जागीरदारों के घर जा रही हो ब्याह कर। पार्लर वाली ने कहा, आप बहुत खूबसूरत और कम उम्र हो, कितने साल की हो? बाजी ने कहा 19 साल की है। अच्छा, आप इनकी क्या लगती हैं? मैं बड़ी बहन हूँ। अच्छा, अब ये मुकम्मल तैयार हो चुकी हैं, गाड़ी में ले जाएं इसे। बाजी और मुलाजमा ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया। इतना भारी लहंगा था, ऊपर से मैं इतनी नफीस थी, अभी भी मैं रो रही थी। खैर हम कभी जागीरदारों के घर नहीं गए थे तो मैंने किसी को नहीं देखा हुआ था। घर पहुंची तो फौरन मौलाना साहब आ गए निकाह के लिए। उसके बाद रुखसती के वक्त अब्बा ने मेरे सर पे हाथ रखा। अम्मा बहुत रोई। अम्मा जब मुझे गले मिली तो बोली, बेटी आज तुम वो ना करती जो करके आई हो तो आज तेरी बहन की रुखसती हो रही होती, तेरी नहीं। मैं एक जनाजे की तरह थी, हम बेटियों को सफाई का मौका भी नहीं दिया जाता। कैसे समझाऊं मैं इन सबको कितनी पाकीज़ा मोहब्बत है मेरे शर्जील की। कुछ ही देर बाद मैं एक महल में पहुंच गई। सलाम मालकिन, एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मुझे नहीं पता मेरा शोहर कैसा है, कौन है। मैंने पूरे रास्ते उस तरफ नहीं देखा। मैं किसी को नहीं जानती थी। अंधेरी रात थी। मुझे कमरे में ले गई 2 औरतें।
इतना खूबसूरत कमरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। ताजा फूलों की सेज बनी हुई थी। दिल कर रहा था उठकर भाग जाऊं। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मैंने सर झुका रखा था और फिर कमरे की कुंडी बंद करने की आवाज पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।